and Assalamu alaikum guys. Here we have some past paper MCQs which are taken from all the competitive exams all over the Pakistan जितने भी conduct हुए हैं. For example UHS, MCAT, ECAT and NERST के जो competitive exam होता है and AKU उन सब का ये जो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. इसके अकॉर्डिंग जो भी उनके MCQ डिफ़िकल्ट जो कि कंसेप्ट बच्चों को यूजुअली थोड़े से टफ लगते हैं और अगर ये कंसेप्ट उनके क्लियर हो जाए तो वो ईजिली एस कर सकते हैं अपना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम. सो इफ़ यू आर गोइंग टू टेक सम competitive exams, so it is compulsory for you to watch it carefully and clear your concepts. Okay, so first MCQ is a molecule is. Here I was dash and we have to fill it with the appropriate option. First option is only contains atoms of one element. It is not necessary कि हमेशा एक एलिमेंट जो है उसी के एटम्स हो. उसके बाद बीटा ऑप्शन है स्टेबल क्लस्टर ऑफ एटम्स. या इट इज़ राइट बिकॉज मॉलिक्यूल जो होता है वो स्टेबल क्लस्टर ऑफ एटम्स को ही कहते हैं. उसके बाद सी ऑप्शन है हमारे पास कैन नॉट बी ब्रोकन अपार्ट बाय केमिकल मीन्स. ये रॉन्ग है क्योंकि हम इसे केमिकल मीन्स से ही ब्रोक कर सकते हैं. उसके बाद डेल्टा ऑप्शन है ऑलवेज कंटेन्स एटम्स ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स. ऑलवेज नहीं, कभी कभी. सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन इज बीटा is stable cluster of atoms. Molecule is stable cluster of atoms. Okay. नेक्स्ट इज़ द रेडियस ऑफ एन एटम इज़ इन द ऑर्डर ऑफ. ये एक्चुअली हमें पीटीपी की बुक में सेकंड पेज में फर्स्ट चैप्टर के बताया गया है कि जो रेडियस होता है एटम का उसका ऑर्डर होता है 1 आर्मस्ट्रॉन्ग. आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻10 मीटर. -10 मीटर. मीटर इज अ सिंपलेस्ट यूनिट. सो अब हमने -10⁻10 मीटर के इक्वल हमने देखना है कि कौन से सेंटीमीटर हमें सारे ऑप्शन गिवन है और हमें पता है कि सेंटीमीटर होता है 10⁻². तो -12 और -2 हमारे पास हो जाएगा -14. ये तो नहीं है -10 के इक्वल. -14 -2 -16 हो जाएगा. ये भी नहीं है -10 के इक्वल. -10 और -2 -12 हो जाएगा. ये भी नहीं है -10 के इक्वल. -8 और -2 -10 के इक्वल हो जाएगा. सो हमारे पास ये करेक्ट आंसर है. ओके. अब हमने रेडियस ऑफ एटम की तो बात कर ली. अगर हमें रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का बात करनी पड़े तो हम इसमें जो हम मीटर में है हम इसकी वैल्यू याद कर लेंगे. उसके बाद कन्वर्ट करना सेंटीमीटर में ये तो ईजी है, वो हमें इस लेवल पे आता ही है. उसके बाद क्योंकि हमें पता है सेंटीमीटर -2 होता है तो हम उसको कर लेते हैं सॉल्व. अच्छा, तो इसमें न्यूक्लियस रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की जब बात होगी ना, रेडियस ऑफ एटम 10⁻⁻10 हमने ऊपर पढ़ लिया. अब रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की जो बात होगी ना वो है 10⁻⁻15 मीटर. हमें ये याद रखना है. रेडियस ऑफ एटम 10⁻⁻10 मीटर एंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज 10⁻⁻15 मीटर. वी हैव टू मेमोराइज इट. ओके. -10 मीटर ऑफ एटम एंड ऑफ न्यूक्लियस is equal to 10⁻⁻15 मीटर. सो -10 एटम का रेडियस है और न्यूक्लियस का रेडियस है -15 मीटर. -10 -15. ओके, वी हैव मेमोराइज्ड इट. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन. द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस तरह के स्टेटमेंट को देख के घबरा नहीं जाना कि ये क्या पूछ लिया, ये क्या पूछ लिया. हमें इसे गौर से समझना है. हमें उन्होंने पूछा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का मास बताना है हमने जिसमें 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन हो और वो भी ग्राम्स में बताना मास. ओके. सो अब हमें ये ऑप्शन गिवन से कोई यूनिट नहीं लिखा हुआ साथ, ऑब्वियसली ग्राम्स में होगा क्योंकि ग्राम्स में पूछा. सो अब हम करेंगे कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड को एक तरफ लिखेंगे और एक तरफ ऑक्सीजन लिखेंगे. नॉर्मली मोलर मास से हम इसका जो मास होता है 44 होता है वो हमने कैसे निकाला. कार्बन डाइऑक्साइड का 12 हो जाएगा. ऑक्सीजन की 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 16 + 16 इज इक्वल टू 32. सो 12 और 32 का हम प्लस करेंगे तो 44 बन जाएगा. ये मोलर मास है. उसके बाद ऑक्सीजन का जो होता है वो 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पर 16 + 16 32 हो जाएगा. सही है. उसके बाद हमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो है ना हमने फाइंड करना है, हम उसको x ले लेंगे. उसके बाद 8 हमें गिवन है कि हमने 8 जब होगा ना ऑक्सीजन ग्राम्स में कार्बन डाइऑक्साइड में तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होगा हमने वो फाइंड करना है ना. सो उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. x को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे और 44 को 8 से. 44 को 8 से मल्टीप्लाई किया, x को 32 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे होकर डिवाइड हो जाएगा. उसके बाद इसको सॉल्व किया तो वी विल गेट 11 ग्राम्स. सो हम 11 हमारा इसका आंसर होगा. ओके. सो ये बहुत आसान होता है लेकिन एट द स्पॉट बहुत ट्रिकी लग रहा होता है हमें क्योंकि अचानक से स्टेटमेंट पढ़ के हमें लगता है पता नहीं क्या. हमें सिर्फ एक वैल्यू दी गई या हमसे कार्बन डाइऑक्साइड का मास पूछ लिया, हमें इसे समझना है. ओके. हमने इसे एक्स फाइंड करके ईजिली कितना ईजी अगर हमें पता चल जाए कैसे सॉल्व है. उसके बाद हम नेक्स्ट वाले की तरफ मूव करेंगे विच इज़ नॉट अ मॉलिक्यूलर आयन. अच्छा, मॉलिक्यूलर आयन का हमें कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर आयन वो होता है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की या डेफिशिएंसी हो या एक्सेस हो. ओके. सो अब मॉलिक्यूलर आयन वो होता है अगर हम उसके पास ऊपर से ये चार्ज हटा दें तो वो मॉलिक्यूल बन जाए. अब ये जो हीलियम है ना,
हीलियम का जो है ना, हीलियम एक मॉलिक्यूल नहीं है, इट इज़ अ सिंगल एटम। सो अगर हम इसके ऊपर चार्ज डालें तो ये सिंगल एटम बनेगा, ये मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। ये जो CH4 है, हमें पता है अगर हम चार्ज डाल दें CH4 मॉलिक्यूल बन जाएगा। NH4 जो है चार्ज से ज़्यादा मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसके ऊपर से चार्ज ज़्यादा, ये भी मॉलिक्यूल बन जाएगा। हम यूजुअली समझते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड तो कोई मॉलिक्यूल नहीं होता, बट इट इज़ अ मॉलिक्यूल। सो ये थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको हमने मेमोराइज करना है, कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर से चार्ज डालें तो वो भी एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। सो हमारे पास इनमें से कौन सा जो है वो मॉलिक्यूल नहीं होगा, हीलियम। ओके, चार्ज रिमूव किया तो मॉलिक्यूल बने, फिर मॉलिक्यूल आएंगे। ओके, अच्छा, इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यू सॉल्ट्स वेयर डज द कीटाइंस मूव। अब हमें ये सबसे पहले माइंड में ये क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि कीटाइंस पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं। ओके, तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि कीटाइंस पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं। सो कीटाइंस जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। अब इसने किसकी तरफ जाना है, नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव हमें पता है कि नेगेटिव जो है ना वो कैथोड होता है, एनोड नहीं होता। ये तो हमने पहले एक्सक्लूड कर देना है। ये पॉजिटिव की तरफ नहीं जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा, विच इज़ कैथोड। सो मूव टूवर्ड्स कैथोड, और कोई कैथोड वाला ऑप्शन है, ये भी है हमारे पास। मूव टूवर्ड्स कैथोड्स एंड गेन इलेक्ट्रॉन एंड डिजॉल्व इन सोल्यूशन। गेन जब इलेक्ट्रॉन कर लेता है ना तो वो डिपॉजिट होता है, वो सोल्यूशन में डिजॉल्व नहीं होता। तो इस वजह से ए वाला तो एक्सक्लूड हो गया था, तो मतलब ए बोथ ए एंड बी तो हो नहीं सकता, ये भी गलत। और ये एनोड की तरफ जा सकता, सेम साइन की तरफ नहीं आ सकता, ये गलत। हमारे पास ये दोनों ऑप्शन बात की। हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो ये तो डिजॉल्व नहीं हो सकता सोल्यूशन में, तो हम ये वाला पढ़ते हैं, मूव टूवर्ड्स कैथोड एंड चार्ज ऑन इट। तो यही हमारे पास करेक्ट आंसर है और यही इसका सही आंसर है। उसके बाद इन द गैसियस फेज व्हेन आयनाइजेशन टेक्स प्लेस, गैसियस फेज में जब आयनाइजेशन टेक्स प्लेस तो फिर हमारे पास आर आइसोलेटेड एंड आर फ्री फ्रॉम ऑल एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। तो हमारे पास गैसेस फेज में आयनाइजेशन होती है, किन में होती है, जब आइसोलेटेड होते हैं और फिर वो फ्री होते हैं फ्रॉम ऑल एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। वी नो दैट जब आयनाइजेशन होती है ना तो आइंस ही बनते हैं। इस सारों में कहाँ है आइंस, एक ये है केटाइंस, एक ये है एनाइंस। ये मॉलिक्यूलर एटम अलग होता है, एक्सक्लूड कर दो। ये एटाइंस, ये एनाइंस और ये आइन सिंपल। हमें ये स्पेसिफिक हमें ये नहीं पता कि जब आयनाइजेशन होगी तो केटाइंस बनेंगे कि एनाइंस बनेंगे। हमने जो जनरल बात करनी है, हम एटम्स और आइन की बात करनी है, तो हमने जनरल बात करनी है एटम्स और आइन की। हमने फिर इसको करेक्ट ऑप्शन अपना कंसीडर कर लेना है। ओके, सो अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ मूव कर चुके हैं। सो इसका फर्स्ट MCQ है, द फॉर्मेशन ऑफ अ नेगेटिव आयन इज़ आ और एन डैश पर सस। अब नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन क्या होती है, नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन हमारे पास, हमें इसका आंसर पता है। नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन होती है एक्सोथर्मिक। जब नेगेटिव आयन बनता है तो दैट इज़ एक्सोथर्मिक। ओके, ओके, सो नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। उसके बाद नाइट्रोजन हैज़ डैश नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब नाइट्रोजन N2 है हमारे पास एक नाइट्रोजन का 7 होता है। अब इसका प्रोटॉन नंबर 7 होता है। उसके बाद नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कंटेन्स 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, या उसके बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एज वी ऑल नो, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हो। उसके बाद हमने 7+7 किया, क्योंकि एक में 7 होता है, 2 का लेना है, तो 7+7 इज इक्वल टू 14, और हम भी दोनों प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम, तो ये तो 14 आ गया। अब ये दो अब सेम ऑप्शन है कि 14 पहले दो वाले सेम है। अब इसकी हमें कन्फ्यूजन है, न्यूट्रॉन्स की कन्फ्यूजन है। ओके, और न्यूट्रॉन्स का क्या केस है कि न्यूट्रॉन्स में हमने 14 में से 7 माइनस कर दिया, 14 में से 7 माइनस किया तो 7 आ गया। अच्छा, ये कैसे किया, 14 का हमारे पास जो होता है ना वो न्यूक्लियॉन नंबर होता है। न्यूक्लियॉन नंबर इंक्लूड्स न्यूट्रॉन प्लस हमारे पास प्रोटॉन, सही है। अब इसमें से हमने अपना एटॉमिक नंबर को माइनस किया तो हमारे पास 7 आया, 7। उसके बाद हमने एक के लिए 7 था, अब हम दो हमारे पास नाइट्रोजन के एटम्स है, तो हम 7+7 करेंगे तो 14, मतलब तीनों चीज़ें हमारे पास 14 है, तो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद हिड्रोलाइटिक फ्यूजन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, इसके बाद इजी सा हमारे पास सिलेक्शन है, हिड्रोलाइटिक फ्यूजन मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जब होगी ना इलेक्ट्रॉन्स की, तो एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक के ऊपर नेगेटिव। जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिसके ऊपर डेफिशिएंसी होगी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद होमोलिटिक फ्यूजन का मतलब है दोनों के पास सेम जो होंगे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो दोनों फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे होमोलिटिक फ्यूजन में। तो हमारे पास इधर हिड्रोलाइटिक का हिड्रोलाइटिक में क्या बनेगा, हिड्रोलाइटिक में हमारे पास बनेंगे आइंस बनेंगे। Hydrolytics में we will get ions. So here ions is the correct option. Either chlorine atom and chloride ions.
अब क्लोरीन एटम जो होगा वो न्यूट्रल स्पीशी है एंड द क्लोराइड आइन मतलब इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज। ओके, सो केमिकली आइडेंटिकल ये तो नहीं क्योंकि डिफरेंट इनकी केमिकल नेचर है, एक एटम है एक आइन है, ए सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी नहीं, ऑल आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन ये भी नहीं, ऑल हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन सेम रहेंगे। जब हमारे पास चार्ज होता है तो इट अफेक्ट्स ऑनली इलेक्ट्रॉन्स नॉट प्रोटॉन्स, सो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज द करेक्ट आंसर। ओके, अच्छा आगे तो क्या है, Al2S3 द वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इज़। अच्छा अब हमें पता है सल्फ़र की मोस्टली वैलेंसी होती है 6, तो 6 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एंड सल्फ़र इज़ मोस्टली नेगेटिव, तो 2 3s आर 6 होगा और 2 को हम नेगेटिव लेंगे, -2 को 3 से करेंगे तो वो हमारे पास -6 आंसर आएगा, और एल्यूमिनियम को हमें 6 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमने इसकी जो थी -6 आ रही थी वैलेंसी, हमें पता है इसकी मोस्टली 6 होती है और सल्फर नेगेटिव होता है, तो 3 को हमने 2 से करेंगे तो 6 होगी और 2 शुड बी नेगेटिव, सो -2 से 3 को करेंगे तो इसकी -6 आ जाएगी। इसकी 2 है तो इसको 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 है और वो पॉजिटिव, हम पॉजिटिव वो लेंगे और किससे करेंगे 3 से करेंगे, तो 2 3s आर 6, तो इसका जो वैलेंसी होगी एल्यूमिनियम की दैट वुड बी 3। उसके बाद आइडेंटिफाई द स्पीशी विच इज़ नॉट अ मॉलिक्यूलर आइन। अब हमने देखना है कि मॉलिक्यूल कौन बनेगा चार्ज हटाने पे, ये भी मॉलिक्यूल बन जाएगा चार्ज हटाने पे, ये भी मॉलिक्यूल बन जाएगा चार्ज हटाने पे, ये भी मॉलिक्यूल बन जाएगा चार्ज हटाने पे, लेकिन H2O मॉलिक्यूल बनेगा चार्ज हटाने पे, यहाँ H3O है, सो ये मॉलिक्यूल नहीं बनेगा चार्ज हटाने पे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की नहीं, ओके सो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन्स के एक्सेस या डेफिशिएंसी नहीं थी, यहाँ पे प्रोटॉन्स की वजह से ये चार्ज है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल और आइन डज नॉट एग्जिस्ट। सो इसमें कौन कौन से एग्जिस्ट नहीं करते, बोथ ए एंड बी। PCl5 होता है, PCl6 नहीं होता, और HCF3 ये दोनों जो मॉलिक्यूलर आइन के तौर पे नहीं प्रेजेंट, और BF4 ये हमें पता है कि ये इसके ऊपर से चार्ज हटा दें तो एक मॉलिक्यूलर आइन है, सो हमारे पास जो सही आंसर होगा वो डेल्टा होगा। उसके बाद एन एलिमेंट फॉर्म्स एन M+2 डाइवेलेंट आइन एंड बिलोंग्स टू द सेकंड पीरियड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज। इसके लिए हमें इधर से ट्रैक किया, इसके लिए हमें हमें एलिमेंट्स के नाम होना चाहिए कौन से वाले, सेकंड पीरियड के। सेकंड पीरियड के हमें अगर नाम आते होंगे तो हमें और साथ में पता भी होना चाहिए कि किस किस में कितने एटॉमिक नंबर उनका आना चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन्स उनकी वैलेंस शेल में है, हमें ये पता होगा। अब हमारे पास जो है ना बेरिलियम, ओके सो बेरिलियम इसका है 4, इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, सो इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 जो है वो 1s2 को फिल करेंगे और 2 जो है वो 2s2 को फिल करेंगे। इसकी सबसे आउटर मोस्ट 2s2 ही है, सो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी 2 ही होंगे। तो इन्होंने ये पूछा था सेकेंड पीरियड का ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि डाइवेलेंट है, मतलब +2 इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में, क्योंकि फर्स्ट 2 जो है -2 को फिल करेंगे एंड सेकेंड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सो वही इसका वैलेंस शेल है, सो इट्स बेरिलियम। सो उसका जो है हमारे पास द प्रोटॉन नंबर है, हमारे पास उसका प्रोटॉन नंबर है 4, उसके पास 4 टोटल प्रोटॉन्स 4 है, सो इसका राइट आंसर है 4। सो आज के लिए इतना ही, वी विल come back again with more conceptual MCQs which will help you to improve your concepts more. So these all are taken from past papers. So I hope that it will help you, and take care, and also please appreciate me by subscribing me and liking the video, because ये मुझे मोटिवेट करेगा एंड इसकी वजह से हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर सकेंगे। आई विल हेल्प यू टू एस योर कम्पिटिटिव एग्जाम एंड यू विल हेल्प मी टू